से सभी को ब्रेक में एक प्रश्न मिला था कि कृतज्ञता का भाव आने से सब कुछ मंगल है, ऐसा भैया बता रहे, तो भाव आए कैसे? तो मैं केवल उस प्रश्न को ले लेता हूँ। अगर हम ध्यान दें, करे नहीं बोला है, खुली आंखों से ध्यान दें, तो हमारी जिंदगी में सरलता हो, सुविधा के क्षेत्र में, जिंदा रहने के क्षेत्र में, उसके लिए भी कितने लोगों का सहयोग है। अभी से ध्यान देना शुरू करो। आपने जो कपड़े पहने हैं वो आपने नहीं बनाए। कोई है इस कमरे में जिन्होंने एक कपड़ा खुद बनाया? तो हम जो कपड़े पहन रहे हैं वो हमने नहीं बनाए। पूरी यात्रा को देखें तो 3, 4, 6 महीने तक किसी फार्मर, किसान ने खेत में अपने आप को सेका, भिगा, परेशान किया होगा, तब जाके कॉटन। अगर आर्टिफिशियल फाइबर है तो उसकी भी प्रोसेस देखें तो वो भी ऐसी ही है फैक्ट्री में। फिर वो कॉटन में से फाइबर, फाइबर में से फिर कपड़ा का बनना, उसके पहले भी यान बनते हैं, फिर कपड़े को रंग करना, और डिफरेंट काइंड ऑफ क्लोथ्स में जैसे कॉटन फाइबर के साथ नायलॉन फाइबर का मैचअप, ऐसे करते पूरा प्रोसेस कपड़ा, फिर उसको सिलाई करना। अगर आपने बाजार में से सीधा खरीदा है तो किसी ने उसको स्टिच किया, आपके लिए फ्रेश आयरन करके तैयार लटका के रखा, तब जाके कपड़ा आपके पास आया। आपने दोपहर को जो भोजन किया, आप इसी कमरे में है, लेकिन वो भोजन आपकी थाली में पहुँचे उसके पहले वही सिलसिला, वो फार्मिंग प्रोसेस, फिर फसल तैयार हो गई, क्लीनिंग, कैरिंग, राइट, गोडाउन से फिर रिटेलर तक, फिर सफाई, फिर चूल्हे के सामने अपने आप को सेकना। ऐसे देखेंगे ना तो परोसने वाले के प्रति भी भाव उमड़ेगा। किसान को देख के कभी छोटा नहीं लगेगा, कृतज्ञता का भाव आएगा। क्योंकि हम ये नहीं करते फिर भी ये सब उपलब्ध हो रहा है। आप जिस मोबाइल का प्रयोग करते हैं उस मोबाइल के पीछे कितने लोगों ने काम किया हो? क्या है, हमारे आंखों से हमें जो दिखता है हम उसी को ही अपनी दुनिया मानते हैं। इसलिए कृतज्ञता का भाव सीमित रहता है। और परिवार जिसको कहते हैं उसमें खून के नाते, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा भाई। मुझे लगता है आज की दोपहर की यात्रा में इतना अगर स्पष्ट हुआ हो कि मैं शरीर से कोई अलग वास्तविकता हूँ, तो फिर संबंध केवल 2 शरीरों के बीच में है कि 2 वास्तविकताओं बीच में है। मेरा शरीर अभी जैसा भी है उसमें मेरा क्या योगदान है, राइट? मैं कितना भी चाहूँ कि टकलू ना हो, तो मेरे पिताजी टकलू हुए, मेरे दादाजी टकलू हुए, तो बाल जाएगा ही, उसमें मैं क्या करूँ? मैक्सिमम मैं सिलाई करके वीक पहन सकता हूँ, वो भी ध्यान चला जाए कि किसको दिखाना है। दूसरे इंप्रेशन में आ जाएंगे कि अपने को मालूम है तो टकलू है। तो मैं तो मेरा जैसा कोई भी दिख जाता है तो उसको गले मिलकर कहता हूँ, डाल से डाल मिला। तो मेरा कहना है कृतज्ञता का भाव अपने अंदर उमड़े, इसके लिए हमें केवल देखना, सटीक देखना। तो हमारे बहुत कम प्रयत्न के सामने, बहुत अथाह प्रयत्न से हमें सुविधाएं मिली। अभी ज्ञान के क्षेत्र में देखें, सुख के क्षेत्र में, मैं तो उस सद्भागियों में से हूँ, हालांकि मेरा पूरा परिवार, राइट, हम लोग अध्ययन में जाते थे, तभी बाबा जी सशरीर थे, तो हम इनको सीधा प्रश्न पूछते थे। जैसे सोम भैया क्लास में आते वैसे हमारा क्लास चलता रहता था, उसमें कभी कभी बाबा जी सत्र लेने आते थे। 3:30 बजे उठ जाते थे, और जितने लोगों की जिज्ञासा है, क्लास तो हमारी 9 बजे होती थी, और प्रबोधक सोम भैया, अशोक भैया, ऐसे बहुत सारे, और हम जैसे जिनको बहुत जिज्ञासा थी वो 3:30 बजे उनके सामने पहुंच जाते। तो जैसे उनके सामने पहुंचे तो सबसे पहला, भैया चाय लोगे कि कॉफ़ी? राइट, बाबा जी की बेटी का नाम है अम्बा दीदी, जहाँ वो लोग रहते अमरकंटक में। सबसे पहले उठने वाली बहन है अम्बा, और सबसे आखिर में सोने वाली बहन भी है अम्बा। तो पूरी शरीर यात्रा बाबा जी की रही, उससे पहले और अभी भी
इतनी सेवा इस परिवार में हो रही है। तो कभी हमने बाबा जी को परेशान नहीं देखा। एक एक सवाल बार बार लोग पूछ रहे हैं। हाँ, एक कभी बोलते भाई बता तो दिया ना, अब देखो। तो ऐसे बाबा जी जवाब देते रहे। मैंने यहाँ तक देखा, कई लोग शरीर के बारे में सोचते हैं कि भाई उसकी पीड़ा, कल बहुत सारी बहस हुई। बाबा जी को नहलाने वाले एक व्यक्ति से गलती से गर्म पानी आ गया। देखिए करुणा किसको कहते हैं, गर्म पानी से तो जलन होती है। तो बाबा जी आह करके बोले, कराहने का आनंद। शरीर के स्तर पर जो पीड़ा हो रही है वो भी नियम से हो रही है। आनंद जब आप यहाँ व्याख्यात किया जाएगा तो पूरी प्रकृति नियमबद्ध है। गर्म पानी शरीर को छूने से जलन होगी, वो भी नियम से है। अगर वो जलन नहीं होती तो हम कहीं हाथ पैर छोड़ के आते। पीड़ा होती है इसलिए सब अकबंद है। डायबिटीज वालों की बात कर रहे हैं, लेप्रेसी वालों, उनका नाक चला जाता है, अंगूठे अंगूठे चले जाता है, चूहा खा जाता है फुटपाथ पर रहते हैं, उनको दर्द नहीं होता। तो ज्ञान के पक्ष में देखे, कम से कम हमारे सामने सोम भैया है, अभी नहीं है इसलिए मैं सटाक शब्दों में कहना चाहता हूँ, बहुत शार्प शब्दों में। हमें शर्म आनी चाहिए। 230 का 245 कर दिए, अभी भी लोग आए। क्या कृतज्ञता हमारे यहाँ। जिस व्यक्ति को हार्ट अटैक में अपना केस शेयर कर चुका, उनको मैंने देखा है, इसके बावजूद हमारे सुख के लिए पूरा तन मन धन लगाया। अपने स्वयं भाड़े से भैया आते हैं। ध्यान जा रहा है आपका? एक शिक्षक के प्रति कृतज्ञता का क्या मतलब है? अगर उनको ये पता चलेगा तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैंने बोल दिया। क्योंकि मैं भी आपके साथ शिविरार्थी ही हूँ, भले प्रबोधन करता हूँ, लेकिन इस क्लास में तो मैं भी आपकी तरह ही। आपको नहीं अखड़ता है सर? हमारा काम हम इतना खींचते हैं जितना समय उपलब्ध होता है। अभी 3 बजे करें ना, तो 3:05 पे भी आएंगे। अभी जाते हैं, क्या फर्क पड़ता है? चुप चुप खड़े हैं, जरूर कोई बात है। कोई बात नहीं, मैंने गलत तो कुछ कहा नहीं, जो भी कहा सही कहा। हाँ, 2:45 का टाइम है भाई। तो मैंने पहले दिन क्या सूचना दी थी? 2:30 का टाइम है तो 2:30 बजे क्लास शुरू होती है, तो 2:25 को जगह लेनी चाहिए कि नहीं? वंदना भी आपको इसलिए रखी है कि वंदना हो, वो 3 मिनट के अंदर अंदर अपनी जगह ले ले। फिर से रिपीट करता हूँ, एक शब्द, एक लाइन जिंदगी बदल देगा। अच्छा, एक विनंती आई है श्याम भैया से, यहीं अग्रिम में बैठे हैं, और कई लोगों का भाव उनके मुख से स्फुरित हुआ हो कि ये कैंपस देखना चाहते हैं, राइट? सबका मन होगा ही। पहले जब नई मुंबई में गोविंद भैया ने शिविर तय किया था, तो वहाँ से पूरा बस भर के सभी को ये घुमाया। तो आपके लिए भी प्रावधान है, बट कंडीशंस अप्लाई। समझ जाएंगे क्या कंडीशन होगी? क्लास में सिलेबस तो छोड़ेंगे नहीं, वो तो पूरा करेंगे ना। सोम भैया तो पूरा जितना शिविर में लेना चाहते हो तो लेंगे, आपको घूमना भी तो है। अब आप तय कर लीजिए, 2:45 की क्लास 2:45 बजे ही शुरू होगी। क्या और चलिए हो रही है, उसमें उनको प्रैक्टिस के लिए मुद्दे मिल रहे, ऐसा भी चिन्हित करते जाएं तो उसकी एप्लीकेशन बढ़ेगी। जैसे यदि कल से आज तक देखें तो क्या बोलेंगे, प्रैक्टिस के लिए क्या मुद्दे मिल रहे हैं, ये सारे को सुन के हम करेंगे क्या? तो बोल सकते हैं कि मेरे को ये मिला, इसको मैं प्रैक्टिस करूँगा। जैसे एक बड़ा मुद्दा है कि अभी हम किसी को भी देखते हैं तो कपड़ों से, फिजिकल उससे जज करने का हमारा प्रैक्टिस। अब क्या करेंगे? अभी भी कपड़े दिखाई देंगे, शक्ल दिखाई देगी, मेल है फीमेल है पता चलेगा, जवान है बूढ़ा है पता चलेगा, लेकिन और क्या करेंगे? इसके पहले क्या करेंगे?
देखिए, आवश्यकता से उपलब्धि है। आपकी आवश्यकता नहीं होगी तो आप सुनने के बाद वो 7 दिन होके रह जाएगा। आपकी आवश्यकता बनेगी तो फिर उसको आप प्रैक्टिस में करेंगे। क्या करेंगे? नो डाउट ये क्लास में समझाया नहीं है, बट वो तुलन वाली बातों को, तुलना का स्तर बदलेगा, बात वो है। हाँ, मिनिमम ये तो देख ही सकते हैं कि सामने वाला भी जीवन है, मैं भी जीवन हूँ, मेरे ही जैसा है, ये भी सुखी होना चाहता है। मूल क्षमता के रूप में हम सभी समान हैं, जीवन रूप में हम सभी समान हैं। इतना ध्यान आने से कुछ बदलेगा? हाँ, स्वीकृति बढ़ेगी, बहुत बढ़ेगी। तो सामने वाले के लिए भी हमारी जो स्वीकृति अभी कंडीशनल होती है, अभी प्रभावित करना नहीं तो प्रभावित होना, दबना नहीं तो दबाना, है ना, इसकी बजाय हम एक दूसरे को समान रूप से स्वीकार कर पाए, एक स्थिति बनी। और स्वीकृति बनी तो एक अपनेपन का विस्तार हुआ, मेरे ही जैसा है। इससे अपना ईगो भी मेल्ट होता है, बहुत सारी नेगेटिविटी अपने आप बाजू में हो जाएगी। हाँ जी, हाँ जी, जी। हमेशा संघर्ष और वो रहता था हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में, जो आपने बताया कि कॉम्प्लीमेंट्री बनना है। तो अभी ब्रेक पे मेरे हस्बैंड के साथ भी बात हुआ, तो बोला कि सीख तो लिया है, अभी आके बताएगी तो पता चलेगा कि हम दोनों तैयार ही रहते हैं। कोई पॉजिटिव बात हो गई तो सुन के अप्रिशिएट करते, नहीं नहीं आके फिर देखूंगा। वो उधर से था। हाँ, वही बता रहा हूँ मैं। तो एक था कि विभो था डॉक्टर, तो घर पे अच्छा, आप भी डॉक्टर? हाँ, क्या चीज़ का डॉक्टर? मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ, Good. मेरा हस्बैंड है वो फिजिशियन। तो तुम जब घर हॉस्पिटल से आते हो तो तुमको ग्लास सोफे पे मिलता है, और मुझे तो समानता आएगी, हमारा हमेशा रहता है बिकॉज यू आर मेल। तो तुम्हें तो सब डिश रेडी होती है, ग्लास टेबल पे आता है, और मुझे तो सब बनाना भी पड़ता है और सब करना पड़ता है, और उसमें भी कभी कभार तकलीफ होती है। तो उसमें वो कंपैरिजन नहीं है, वी बोथ आर सेम एंड कॉम्प्लीमेंट्री, तो घर्षण कम होगा और लड़ाई भी कम होगी। वो मैंने मतलब मेरे प्रैक्टिकल ये आज का जो सेशन था उसमें से मुझे मिला। हाँ, तो जैसा इन्होंने कहा, बैठिए, जैसा इन्होंने कहा, मेरे को लगता है कि कितने लोग सहमत हैं। जैसे आज माँ देखेंगे तो अनकंडीशनली घर में सारी व्यवस्था को संभालती है, वर्किंग है तो भी, नहीं वर्किंग है तो भी, अभी तक तो ऐसा चल रहा है। लेकिन एक चीज़ जरूर है जो कॉमनली घरों में देखने में आती है, बाकी सारा काम एक तरफ और तौलिया जगह में नहीं रखा। तो भाई साहब खैर नहीं, तो मैं आज तक ये नहीं समझ पाया कि जब इतना सारा कर दिया तो तौलिया भी निपटा लेना था। तो मैं सोचता हूँ कि दोनों तरफ से समझदारी की जरूरत है, लेकिन शायद ये बहुत सारा इरिटेट होकर भी निकल तो कुछ नहीं है। डांटना, दूसरे की गलती दिखाना, दूसरे को बार बार गलत ठहराना, रिएक्ट करना, शायद इससे कुछ ठीक तो नहीं हुआ, कुछ खराब ही ज़्यादा हुआ, रिलेशंस भी चले गए, तौलिया तो गया, रिलेशन भी गया, है ना। तो शायद पॉजिटिवली फिर ये बात हमारे ध्यान में आती है कि हम रिएक्ट करेंगे, रिस्पॉन्ड करें। तो जो बात अभी सुरेश भाई कह रहे थे उसमें मुख्य बात ये है कि यदि मैं मेरी जर्नी में हूँ, यदि मैं मेरी इवोल्यूशन की जर्नी में हूँ, स्वयं में विश्वास बढ़ रहा है, मैं अपने आप से खुश हूँ, मुझको अपने में ये स्वीकार होता है कि मैं लक्ष्य की तरफ सही दिशा में आगे बढ़ रहा हूँ, मेरी जो भीतर की गति है उससे मैं खुश हूँ। जितना मैं अपने आप से खुश होता हूँ उतना दूसरे को अप्रिशिएट कर पाता हूँ। जितना मैं खुद से नाराज होता हूँ उतना मैं दूसरे की गलतियाँ गिनाऊंगा, दूसरे को। तो इसका एक मतलब ये हुआ कि जो स्वमूल्यांकन वाली बात है कि मैं भी जीवन हूँ, सामने वाला भी जीवन है, यदि ये धरातल हमारा सेट रहेगा, और धीरे धीरे ये भी एक अभ्यास की बात, प्रैक्टिस की बात, शुरू में ध्यान लाके, शुरू में स्मरण पूर्वक कोई चीज़ को लगातार इंस्टॉल करके रखना होता है, धीरे धीरे फिर वो हैबिट में आ जाता है। तो एक घटना ये होने से हम एक लेवल की हमारी तो प्रैक्टिस के लिए एक मुद्दा मिला कि सामने वाले को मैं शरीर से देखूंगा कि सामने वाले को मैं जीवन से देखूंगा।
मानव के रूप में देखूंगा। जी। मुझे ये सूत्र से ऐसा एक आइडिया आया कि जैसे हर 2 घंटे का एक अलार्म मैं रख सकता हूँ, जिसमें मैं पूछ सकता हूँ कि सुख में या दुख में अभी मैं जो भी महसूस कर रहा हूँ, अगर स्वीकृति है तो मैं सुख में रहूँगा, अगर किसी चीज़ की अस्वीकृति है तो मुझे कौन सा सूत्र लगाना है वो मुझे ख्याल में आएगा। तो एक अवेयरनेस टूल की तरह इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मैंने ऐसा सोचा है। वही तो अभी सारे लोगों को अपने अपने तरह से अपने लिए प्रैक्टिस के मुद्दे वर्कआउट करें, उसको डेली प्रैक्टिस करें, वीक में उसको डिवाइड कर लें, लेकिन वो तरीका आपका हो सकता है। लेकिन शिविर को सुनने से कितने मुद्दों को मैं कैसे प्रैक्टिस में लाऊंगा वो एक बात। एक और बढ़िया मुद्दा जो आपके सामने आ जाएगा तो आपको काफ़ी आराम मिलेगा। जैसे मेरे को ये लगता है कि सामने वाला मेरे को तंग करता है, वो मेरा सम्मान नहीं करता है, वो मेरे को नहीं स्वीकारता है, तो अपने भीतर से बहुत तेज रिएक्शन आता है। ठीक है, ये होता है। यदि मेरे को ये स्वीकार हो जाए, घटना को ठीक से एनालाइज करेंगे, अब हमको ये पता चला कि हर व्यक्ति जो कुछ भी करता है अपने सुखी होने के लिए करता है। तो उसने जो कुछ भी किया अपने सुखी होने के लिए किया, नंबर 1। उसके सुखी होने के क्रम में उसका एक माइंडसेट है, उसका एक सेट ऑफ हैबिट्स है। तो धीरे से मेरा इस बात पे ध्यान जाएगा कि मेरे परिवार के हर व्यक्ति का माइंडसेट क्या है, उसके अपने सुखी होने के लिए उसने क्या बोलेंगे, क्या सेट ऑफ हैबिट्स क्रिएट किया है, वो जिन भी कारणों से हुआ। तो मेरे घर में एक व्यक्ति है, मेरे ऑफिस में एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति का अपनी एक स्टेट ऑफ माइंड है, उसकी स्टेट ऑफ माइंड में वो जो कुछ भी करता है अपने सुखी होने के लिए करता है, और उस सुखी होने के क्रम में उसने शरीर के साथ सारी चीज़ों के साथ में एक तरह का हैबिट पैटर्न बनाया है। इतने बजे सोऊंगा, इतने बजे उठूंगा, ये वाला खाना खाऊंगा, ये वाला खाना नहीं खाऊंगा, ऐसे कपड़े पहनूंगा, ऐसा करूंगा, पैसे को लेके उसका दृष्टिकोण क्या है ना। फिर उसका बात करने का तरीका क्या है। कोई लोग थोड़ा डोमिनेटिंग तरीके से प्रस्तुत होते हैं, कोई लोग थोड़ा सा इजी प्रस्तुत होते हैं, तो कोई लोग बहुत मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं, वो अंदर से उतने खुश नहीं हैं। कोई लोग थोड़ा सीरियस से दिखते हैं, वो अंदर से उतने दुखी नहीं हैं। तो ये दिखना भी एक अलग तरह का हैबिट फॉर्मेशन है। कोई लोग बहुत हंस के ही बात करते हैं, लेकिन वो अंदर से उतने खुश हैं ऐसा जरूरी नहीं। उसने एक तरह का हैबिट फॉर्मेशन किया है। तो इससे ये पता चला कि यदि मेरा ध्यान इस बात पे चला गया कि मानव जो कुछ भी करता है अपने सुखी होने के लिए करता है, तो मैक्सिमम टाइम आप पाएंगे, 99.9% टाइम आप पाएंगे कि सामने वाले ने जो कुछ भी किया वो अपने सुखी होने के क्रम में अपने हैबिट्स के साथ में किया। वो मुझको दुखी करने के लिए नहीं किया। यदि मैं इस गैप को देख पाया तो मैं रिएक्ट करूंगा कि रिस्पॉन्ड करूंगा। अभी बच्चा देर से उठा और मेरे को गुस्सा आ गया और मैंने कहा कि तुमने मेरे को गुस्सा दिलाया। मैंने तुमको गुस्सा दिलाया कि तुम अपनी कंडीशनिंग की वजह से दुखी हुए। किसी ने ऊंची आवाज में बात किया, यदि मेरे को क्लियर है कि इसकी कंडीशनिंग में इसको ऊंची आवाज से बात करने की आदत है, इसको थोड़ा डोमिनेट करने की, इसने मान रखा है कि ऊंची आवाज में बात करके दूसरे को डोमिनेट करके ही जीने का तरीका है। यदि ये उस माने और मैंने ये पहचान लिया, तो फिर मैं उससे प्रभावित होने की बजाय मैं प्रभावित नहीं होता हूं और मैं नेचुरली रिस्पॉन्ड करता हूं, क्योंकि वो मेरे को डोमिनेट नहीं कर रहा है, वो अपनी उस हैबिट की वजह से ऐसा एक्ट कर रहा है। कैसा? जिंदगी इतनी मुश्किल नहीं है। तो यदि मैं रुक के सामने वाले के स्थिति को देख पाऊं और ये सूत्र ध्यान में रहता है कि सामने वाला जो कुछ भी करता है अपने सुखी होने के लिए करता है। बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन है जब मैं योजना बना के आपको अपमानित करता हूं। ऐसा रूटीन लाइफ में हर समय नहीं हो रहा होता, लेकिन तमाम घटनाएं ऐसी हैं, किसी ने आपको शादी का कार्ड आज उसके यहां से नहीं आया, अब आप सोच रहे हैं कि वो मेरे को इग्नोर कर रहा है। अब क्या पता वो भूल गया,
क्या पता आता ही होगा अभी अगले दिन, और ना भी दे तो कम से कम आपकी जान बची, आपका टाइम का सदुपयोग करो। नहीं, अपनी तो बेरोजगारी है, कोई कार्ड नहीं देगा तो आज शाम को कहाँ जाएंगे? मैं कह पाया? जी जी, माइक। लोगों से कैसा डील किया जाए जो परफेक्शनिस्ट हैं, ओसीडी पीड़ित हैं और इरिटेबल बावेल्स वगैरह, मतलब ये एक प्रकार की मानसिक बीमारी रहती है, बहुत जो माइन्यूट होती है पर दिखती नहीं। क्या है, और आपका पैर पोचे में पड़ गया तो समझो आपकी कब्र में पड़ गया, ऐसे ही बोल रहे? जी। उसके बाद कितना तीखा सुनने मिल सकता है ये आप कल्पना नहीं कर सकते। तो इसको आप बोल रहे हैं, ठीक है? तो यदि हमने नोटिस कर लिया कि हमारे घर में एक ऐसा व्यक्ति है तो थोड़ा सा हम उसके बच के रहें। और वो एक दिन में ऐसा नहीं हुआ है, माँ के पेट से कोई भी ऐसी तीखी चीज़ें लेके हम नहीं आ रहे। जो कुछ इस संसार में हमको मिला है उसमें से कुछ हमने चूज कर लिया है और उसका कोई कॉम्बो सेट हमारा बन गया है। लेकिन ये सब एक्सट्रीम सिचुएशन है, इसलिए मैं दो भाग में बात को कहता हूँ कि एक भाग ये कि हम सामान्य परिस्थितियों में सामान्य बने रह सकें। हम सामान्य परिस्थितियों में कोई आपको गाली नहीं दे रहा है, कोई खाने का झंझट नहीं है, कोई अपमान नहीं हो गया है, लेकिन इस बीच में भी हम खुश नहीं हैं, तो ये एक अपने आप में सामान्य स्थिति में पूछने की बात है कि मैं खुश क्यों नहीं हूँ। कितने लोग हैं जिनको रोटी की समस्या नहीं है, कोई अपमान नहीं कर रहा है, कोई और झंझट नहीं है, फिर भी पूछिए अपने आप से मैं खुश हूँ क्या, मैं खुश क्यों नहीं हूँ? बस इसका आंसर पहले करना है, एक्सट्रीम सिचुएशन को बाद में देखिए। तो पहले केवल सिंपल क्वेश्चन अपने आप से पूछे कि जब सब कुछ ठीक है तो मैं खुश क्यों नहीं हूँ, और नहीं हूं तो अध्ययन करो। जी। तो जो हम लंच से पहले की बात कर रहे थे तो उससे मुझे एक क्लैरिटी मिली मेरे इंसिडेंट्स के इसमें। तो मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही थी तो मैंने छोड़ दी, आपसे भी बात करी थी, लेकिन मेरी उसके लिए अस्वीकृति थी, लेकिन मैं सुखी थी, मुझे सुख की भावना हो रही थी। लेकिन फिर भी मन में एक विचार चढ़ा, कल तक चल रहा था कि थोड़ा गिल्ट कि फैमिली ने थोड़ा करा है, उसके लिए पैसा भी वैसा लगाया है, लेकिन आज मुझे ये समझ रहा है कि मेरी अस्वीकृति की स्वीकृति थी, इसीलिए मैं सुखी हूँ। ये फिर थोड़ा लाइट फील हो रहा है। जिंदगी केवल सॉफ्टवेयर है, जितना ध्यान चला जाएगा, जितना बारीकी से ध्यान दे पाएंगे, जितना ये हमारे पास सॉफ्टवेयर ठीक से इंस्टॉल हो जाएगा, उतना लगातार अपने अंदर ये काम 24/7 चलता ही रहता है। तो दूसरी बात बोली कि यदि हम ये नोटिस कर पाए कि सामने वाला अपने सुखी होने के लिए कुछ करता है, उसकी हैबिट में कुछ ऐसा है जिसकी वजह मेरे को पसंद नहीं है, तो मेरे को पसंद नहीं है इसलिए मैं दुखी हो रहा हूं, तो सारी दुनिया मेरी पसंद के अनुसार हो जाएगी क्या? मैं कैसा जीना चाहता हूं जैसा मुझको पसंद है, लोग कैसा जिए जैसा मुझको पसंद है। और परिवार में हर आदमी काफी परोपकारी होता है, वो दूसरे का उद्धार करने पे 24 घंटे उतारू रहता है। हम घर में सभी लोग एक दूसरे की गलतियां गिनवा रहे हैं। हम घर के सारे लोग जिस दिन अपनी पूर्णता के लिए कमिट हो जाते हैं, बिल्कुल वो बंदर और टोपी वाली कहानी याद है? वो एक छोटी क्लास में पढ़ते थे हम लोग, क्लास 1-2 में कभी होगी, कि एक व्यापारी था, वो बक्से में टोपियां लेके जा रहा था, एक आम का बाग आया, आम के बाग में वो टोपियां अपना संदूक रख के सो गया। जब उसकी आंख खुली तो उसका बैग उसका संदूक खुला हुआ था, सारी टोपियां बंदर लेके पेड़ों पे बैठे थे। अब वो बहुत परेशान हो गया कि उसकी टोपियां उसको कैसे मिले, क्योंकि बेचेगा तो घर जाएगा। तो उसने बहुत बंदरों के पीछे भागा, बंदर तो ऊपर पेड़ पे चढ़ जाता, वो कहाँ तक भागेगा, भाग के वो थक के चुप होकर परेशान होकर बैठ गया और गुस्से में आके उसने टोपी निकाल के अपने संदूक में फेंक के मारी। सभी बंदरों ने टोपी निकाल के संदूक में फेंक के मारी, बक्सा बंद करके वो घर चला गया। क्या हुआ?
जब तक मैं सबकी गलतियां बता रहा था वो भी मेरी गलतियां बता रहे थे, जब तक मैं सबके पीछे भाग रहा था वो भी मेरे पीछे भाग रहे थे, जब मैं अध्ययन में लग गया तो वो भी अध्ययन में लग गया। है ना? कर तो वही रहे, हम भी दूसरों को अपना मकान चमका रहे, हम भी किसी को अपनी गाड़ी चमका रहे, हम भी दूसरे को छोटा महसूस करा रहे, कोई हमको छोटा महसूस करा रहा है। किसी पार्टी में क्या करने जाते, तो ऐसा करके जाए कि सामने वाला देख के बेहोश हो जाए। हम सब एक दूसरे को बेहोश करना चाहते हैं। हम सब एक दूसरे को जिंदगी दें कि हम एक दूसरे को बेहोश करें? एक दूसरे को जिंदगी दे। तो कर तो यही है, सभी कर रहे हैं, इसलिए वो गलती जैसा नहीं लगता, इसलिए लाइफ स्टाइल है। बढ़िया, चलिए आगे चले। तीसरा मुद्दा, अब हम इस पॉइंट को हैंडल कर लें कि दुख क्या है, अस्वीकृति है। अब अपने पीछे भाई ने कहा यदि युद्ध हो गया तो क्या उसके लिए भी स्वीकार लें। पत्नी बोली मैं तुमसे हमेशा के लिए छोड़ के जा रही हूँ। मैं कहूँ स्वीकृति के भाव में जीना सुख है, बाय। बेटा बाटली ले आया, स्वीकृति के भाव में जीना सुख है, अल्लाह बादल मैं भी पीऊं। बाजू में गंदगी पड़ी है, स्वीकृति के भाव में जीना सुख है, पड़ी रहे। नहाए नहीं तो क्या हुआ, रोज नहाना कहाँ जरूरी है। एक महीना ऐसे ही करके देखो, आलस्य। बहुत सबको रोक रोक के देख लिया। तो इसका मतलब है, तो ये नहीं कह रहे हैं कि सब चीज को स्वीकार लो, तो ये कह रहे हैं कि सुख क्या है। सुख जो है स्वीकृति है, और स्वीकृति व्यवस्था के लिए। अव्यवस्था के लिए स्वीकृति नहीं है। व्यवस्था के लिए स्वीकृति है, तो शरीर व्यवस्थित हो इसका मतलब, शरीर व्यवस्थित हो इसका मतलब शरीर स्वस्थ रहे। मन व्यवस्थित हो इसका मतलब मानव खुश रहे। परिवार व्यवस्थित हो इसका मतलब शिकायत मुक्त, अभाव मुक्त रहे, समाधान समृद्धि के साथ जिए। समाज व्यवस्थित हो इसका मतलब भय मुक्त रहे। प्रकृति में व्यवस्था हो इसका मतलब प्रकृति संतुलन में रहे। इससे ज्यादा इससे कम में चलता नहीं, बस इतना ही होता है। तो इससे ये समझ में आया कि व्यवस्था के लिए यदि स्वीकृति है, सुख क्या है, स्वीकृति है, स्वीकृति व्यवस्था के लिए है, इसका मतलब मेरे सुखी होने के लिए हर जगह व्यवस्थित बना रहे, हर जगह व्यवस्था हो। बात पहुंच गई? इसका अर्थ ये हुआ कि मेरे सुखी होने के लिए, सभी के सुखी होने के लिए हर चीज व्यवस्थित हो कि अव्यवस्थित हो। व्यवस्थित हमको करना है कि मंगल ग्रह के लोग आएंगे? यदि व्यवस्थित हमको करना है तो व्यवस्थित कौन कर पाएगा? किसी अव्यवस्थित चीज को व्यवस्थित कौन कर पाएगा? जिसको व्यवस्था की समझ हो। एक मैकेनिक के लिए गाड़ी का खराब होना प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसको पता है ठीक करना उसको आता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि सुख क्या है। यदि स्वीकृति व्यवस्था के लिए है तो इसका मतलब है व्यवस्था को समझने वाला उसको ठीक कर पाएगा। तो व्यवस्था को समझना, व्यवस्था में जीना और व्यवस्था को समझाना, इसी का नाम समझन है, समाधान है, और इसी का नाम सुख है। ये सुख का डेरिवेशन हो गया। अब आपका प्रॉब्लम ठीक हो गया? कितने लोगों तक बात पहुंच गई? कोई कंफ्यूजन? हाँ जी, रिपीट कर, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। तो ये कह रहे हैं कि हमने खूब असहमत होकर देखा
और बार बार एक ही चीज निकल के आई कि जिस क्षण स्वीकृति उस क्षण सुख, जिस क्षण अस्वीकृति उस क्षण दुख, जितनी लंबी स्वीकृति उतना लंबा सुख और जितनी लंबी अस्वीकृति उतना लंबा दुख। इसको हमने खूब महसूस करके देखा। अब ये समझ में आया कि मैं हमेशा खुश रहना चाहता हूँ। इसका मतलब हमेशा स्वीकृति बनी रहे, इस बात के लिए शरीर के लिए भी स्वीकृति बनी रहे, मन के लिए भी स्वीकृति बनी रहे, परिवार के लिए भी स्वीकृति बनी रहे, समाज के लिए भी स्वीकृति बनी रहे, प्रकृति और व्यवस्था के लिए भी स्वीकृति बनी रहे, सभी जगह स्वीकृति बनी रहे। इसका नाम सुख है। कैसे बनेगी? कैसे बनेगी उसके लिए इस कॉन्टेक्स्ट के साथ एक बात मुझे कनेक्ट करने का मन हुआ कि जो मैं कर रहा हूँ अभी प्रोसेस में कि पुराने लोगों से ये भी अनुरोध है कि जब जब आपको ऐसा लगे कि मैं कोई बात कह रहा हूँ और उसमें आपके कुछ जोड़ने से और क्लैरिटी बनेगी तो आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो स्वीकृति, आपने कहा ना कि व्यवस्था को समझना, जीना और समझाना, तो ये समाधान से सुख है। तो अभी कैसा होता है, बहुत से लोग बोलते हैं मैं अकेले करूंगा तो कैसे कुछ होगा, इस तरह की बातें रहती, मैं ही सुधर जाऊंगा तो कैसे कुछ होगा। तो आप बहुत सी बार आपके ऑनलाइन वीडियो में मैंने देखा है ना समझी टैक्स लग जाता है। हाँ, तो ना समझी टैक्स परिवार में पहले पत्नी से लगता है, फिर परिवार में लगता है, फिर दोस्तों में लगता है, फिर ऑफिस में लगता है, इन सब जगह में ना समझी टैक्स लगने लगता है। तो अब आ रहा है? हाँ, तो ना समझी टैक्स ना लगे, ये मैंने थोड़ा सा पकड़ लिया है। तो मैं क्या करता हूँ कि जहाँ जहाँ मेरा कनेक्शन है ना, वहाँ समझण को डेवलप करने के लिए प्रोसेस बना दिया ताकि टैक्स मेरे पे ना आए। और क्या। देखिए, ये उस बात को बोल रहे हैं। शिविर में कभी कभी इस तरह की बात लोग करते हैं, जैसे किसी के साथ किसी के घर में डकैती हो गई, किसी के बैंक में आजकल वो साइबर क्राइम बहुत बढ़ गया है, किसी का अकाउंट खाली कर दिया, आजकल क्या क्या बोलते हैं, डिजिटल अरेस्ट बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं। और ये कौन लोग कर रहे हैं? पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं कि अनपढ़ लोग कर रहे हैं? हाईली क्वालिफाइड। रशिया में बैठ के एक आदमी आपका कंप्यूटर हैक कर लेता है, फिर आपको बिटकॉइन में पेमेंट करने बोलता है, नहीं तो आपका पूरा डेटा वो खा जाएगा और आपको करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ों को देखेंगे, ये क्या चीज़ है, इसका मतलब फिर आप पूछते मेरी क्या गलती थी, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, या कोई भी दुर्घटना घट गई। तो इसका एक ही मतलब है, हम मानव के रूप में हैं और हम मानव नहीं हैं। हम आकार से मानव हैं, आचरण से मानव नहीं हुए। हमने दूसरे को मानव नहीं बनाया, हम ही लोगों के घरों में सारे बच्चे पैदा हुए हैं। ये विश्व में जितने भी हैकर्स हैं, जितने भी ड्रग्स के रैकेट चलाते हैं, जितने भी क्या वो मेडिकल लाइन में वो जो पार्ट्स क्या बोलते हैं रैकेट को, ह्यूमन ट्रैफिक, ऑर्गन का बड़े बड़े रैकेट है, बहुत पावरफुल रैकेट है। ये सारे लोग कौन है? किसी माँ से तो पैदा हुए होंगे और गर्भ से तो ये इसी आदतें लेके नहीं आए होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हमने स्वयं को शरीर के रूप में माना और अपनी पहचान और अपने जीने के लिए केवल और केवल पैसे को आधार बनाया। अब पैसे कमाने के जो भी तरीके उनको उनके परिवेश में समझ में आ गए, उन्होंने स्वीकार लिया, उस तरीके से वो अपना काम कर रहे हैं। तो ये नासमझी टैक्स हमारे ऊपर है। जब तक हम अपने पूरे वातावरण को समझदार नहीं बनाएंगे तो हम मानव बने और हम मानव बनाएं। यदि इस काम को हम नहीं करेंगे तो वो टैक्स कभी भी किसी पे कितना भी बड़ा लग सकता है। लग सकता है कि नहीं? आज आपके बेटा और बेटी, उनको शादी के लिए प्रॉब्लम है। अभी यदि वो शादी नहीं भी करेंगे तो कल उनकी कोई नीड बनेगी, पूरी ज़िंदगी कैसे चलेगी उनकी। मान लो चल भी गई तो हम तो चिंता में हैं, हमारी चिंता क्या हो। तो ये इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। और हो भी गई तो 1 साल में टूट गई तो भी हम प्रॉब्लम में हैं। हो भी गई 10 साल भी चल गई, आपस में ठीक से नहीं जी रहे हैं, रोज़ उनके लड़ने की बात आती है तो भी हम प्रॉब्लम में हैं। तो इसका मतलब है, और अपने आसपास में भी घटी घटनाओं को देखते हैं तो भी हम प्रॉब्लम में हैं। तो धीरे से ये बात हमारे ध्यान में आएगी कि बेसिकली क्या बोला था, जीने देना ही जीना है, बाकी खाना पीना। तो सारे खाने पीने का इंतजाम जो कुछ भी हमने किया है उसकी सार्थकता यही है कि हमको जीना आ जाए
और दूसरों के जीने के लिए हम सहयोगी हो पाए, हमको जीना आ जाए, इसका नाम सुख है। दूसरों के जीने में सहयोगी हो जाए, इसका नाम सम्मान है। तो मेरा सुख और सम्मान मेरे कंट्रोल में मेरे लिए उपलब्ध हो जाए तो हम आराम में आ जाए। तो इस तरह से नासमझी टैक्स की बात हमने की थी। आज हम जीवन विद्या में क्या बोल रहे हैं, हम ट्रेन में जा रहे हैं और ट्रेन में टिकट पैसे लगा कि नहीं लगा, क्योंकि उसको तो लगता है भाई, यदि उसको उसकी जगह में लगता है कि उसके पास यही अपॉर्चुनिटी है कि सामने वाले की ज़रूरत है और मैं दे सकता हूँ, तो 1000 रुपये एक सीट का ले लिया उसने। ये क्या चीज़ हो गया? ये नासमझी टैक्स है। हम मानव नहीं बने, हमने उसको मानव नहीं बनाया तो वो जो कर रहा है। हम भी अपने मौके पे जहाँ हम होते हैं हम वहाँ करते हैं। तो जहाँ जहाँ हमको गुंजाइश मिली हमने 2 के 4 किए, जहाँ उसको गुंजाइश मिली उसने 2 के 4 किए। हम सब यही कर रहे हैं। क्या हो गया तुमको? ठीक नहीं रवि? तभी ठीक नहीं? ठीक है, बढ़िया। तो ऐसे हमारी क्लैरिटी बनी। तो मैं इसको फिर से रिपीट कर देता हूँ। तो यदि सुख बराबर स्वीकृति है तो व्यवस्था के लिए स्वीकृति है, अव्यवस्था के लिए स्वीकृति नहीं है। शरीर बीमार रहे इस बात के लिए स्वीकृति नहीं है, घर में क्लेश हो इस बात के लिए स्वीकृति नहीं है, समाज में अव्यवस्था हो, विश्व में अव्यवस्था हो इस बात के लिए स्वीकृति नहीं है। अब ये स्वीकृति होगी तब मेरे को शांति पड़ेगी, ऐसा नहीं है। मेरे को यदि ये समझ में आ गया, जो हमने बात वहाँ पे कही जो मिट गई, तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि एक मानव की, हर मानव, सूत्र बोल देता हूँ, हर मानव अपनी उपयोगिता को जानकर तृप्त होता है। हर मानव अपनी उपयोगिता को जानकर तृप्त होता है। स्वयं की स्वयं के लिए उपयोगिता, स्वयं की स्वयं के लिए उपयोगिता, पहले भी लिखा था, ये इंपॉर्टेंट है। स्वयं की स्वयं के लिए उपयोगिता का मतलब है स्वयं में समाधान से सुखी होना। तो सबसे महत्वपूर्ण बात मेरी जिंदगी में ये है कि मेरा खुश रहना मेरी जिम्मेदारी है। क्या बोला? अभी सामान्य परिस्थितियों में जब सब कुछ ठीक चल रहा है, खाने पीने को भी है ना, परिवार भी ठीक ही है, फिर मैं खुश क्यों नहीं हूं भाई? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन। इतनी पढ़ाई लिखाई किए, इतना पैसा भी है, कोई ऐसा बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी नहीं है, फिर भी मैं खुश नहीं हूँ। तो जब यहाँ से कहानी शुरू होती है तो पता चलता है कि मेरा खुश रहना मेरी जिम्मेदारी है। और ये खुश रहने का मतलब क्या हुआ? खुश रहने का एक ही मतलब है कि ये संसार क्या है, मैं क्या हूँ, करना क्या है, और मैं उस करने में शामिल हो गया। तो इसका अर्थ ये हुआ कि स्वयं की स्वयं के लिए उपयोगिता का मतलब है मेरा समाधानित होना, समाधान से मेरा सुखी होना, हर चीज का सॉल्यूशन मेरे पास है। तो स्वयं की परिवार में उपयोगिता है कि परिवार के सभी लोग समझदार हो जाए, परिवार के सभी लोग समझदार हो जाए, समृद्धि पूर्वक जिए, समाज भय से मुक्त हो जाए, प्रकृति में संतुलन हो जाए। पहले भी कहा, इसी को मानव लक्ष्य कहा है। ठीक है, लिख देता हूं। मानव में समाधान, परिवार में समाधान और समृद्धि। समृद्धि कैसे आएगी उसकी चर्चा आज करेंगे। समाज में सारे लोग समाधानित हो जाएं, परिवार समृद्ध हो जाए तो समाज अभय हो जाए। और प्रकृति की बात करेंगे तो ये अभय के साथ साथ सह अस्तित्व, प्रकृति में संतुलन हो जाए। इसी को मानव लक्ष्य कहा। मानव में समाधान, परिवार में समृद्धि, समाज में अभय, प्रकृति में सह अस्तित्व, इसको कहा मानव लक्ष्य। तो मेरे खुश होने का मतलब है, सारी एजुकेशन का मतलब है मुझको मानव लक्ष्य की क्लैरिटी और मानव लक्ष्य को ट्रांसलेट करने की योग्यता मेरे पास आ जाए। मानव लक्ष्य की क्लैरिटी और मानव लक्ष्य को साकार करने की योग्यता मेरे पास है तो मेरे को सारे, अब काम की बात क्या, हम कह रहे थे कि समस्या है लेकिन हम उसको कैसे स्वीकारें। तो कार खराब हो गई लेकिन मैं मैकेनिक हूं,
तो मेरे को वो स्वीकार होता है कि नहीं होता है? तो कार का खराब होना मेरे को स्वीकार होता है, बल्कि मेरे लिए वो अपॉर्चुनिटी लगती है ना। क्लासरूम में टीचर क्वेश्चन पूछती है तो सारे लोग जिनको आता है वो चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं मैं बताऊं। तो कार खराब हो गई तो मेरे लिए वो अपॉर्चुनिटी है। तो किसी चीज का खराब होना, किसी चीज का अव्यवस्थित होना मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है, मेरे लिए वो अपॉर्चुनिटी है, इसलिए वो मेरे को स्वीकार देता है। क्या पाया? बल्कि परिवार में जब कोई व्यक्ति गलती करता है उस समय उसके साथ संवाद करने का ज्यादा बड़ा अवसर उपलब्ध होता है। उस समय वो सुनने की स्थिति में होता है। तो गलती करने पर दूसरे को गलती करने का एहसास कराने की बजाय उसको सहयोग देने की मुद्रा में रहते हैं तो वो आपसे बात करना चाहता है। उसको लगे कि ये गलती में भी मेरे साथ खड़ा है। कोई भी व्यक्ति गलतियों के साथ जीना चाहता है कि गलतियों से मुक्त होना चाहता है? गलतियों से मुक्त होना चाहता है। तो कभी कभी मेरे को लगता है, कभी कभी नहीं, हमेशा ऐसा लगता है कि गलती करने वाले को समझाने की जरूरत नहीं है, पहले गलती करने वाले को समझने की जरूरत है। यदि गलती करने वाले को यह स्वीकार हो जाता है कि सामने वाला मेरी स्थिति को समझने के लिए तैयार है, मुझको सुनने के लिए तैयार है, तो वो भी फिर आपको सुनने के लिए तैयार हो सकता है। घर में फिर भी बात करने की सीमाएं होती हैं, बाकी काम शिविर में होता है। घर में बहुत कंडीशनिंग के साथ हम बात कर रहे होते हैं। घर में उतना स्पेस नहीं होता, उतना लंबा समय ही नहीं मिलता। अभी घर में ही एक दूसरे से बात करने का अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलता। हर आदमी इतना बिजी है, उसका अपना एक शेड्यूल है। आप सोचो कि 2 घंटे वो रिलैक्स होकर आपके साथ बैठ जाए, कहता नहीं मेरे तो एक काम है। बच्चों से बात करने के लिए तो बिल्कुल अपॉइंटमेंट नहीं मिलता आजकल, बोलते हैं बहुत बिजी हैं। और हर बच्चा 20 साल 6 घंटा रोज किसी टीचर के सामने बैठता है। आज की स्थिति ऐसी है कि पेरेंट्स को बच्चों से बात करने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, लेकिन वही बच्चा 6 घंटे किसी टीचर के सामने बैठता है। और कोई भी बच्चा शायद टीचर को अपने पेरेंट्स से ज़्यादा सुनता है, यदि टीचर ठीक ठाक है। तो मेरे को लगता है कि एजुकेशन एक बड़ी जगह है जहाँ पे सही अर्थों में बहुत लंबी बात हो सकती है, बहुत फैल के बात हो सकती है। घरों में वो स्पेस कम हो जाता है, शिविरों में वो स्पेस ज़्यादा है। 6 दिन हमको 7 दिन बात करनी है, रोज उसी बात पे बात करनी है, 24 घंटे वही बात करनी है, सारे वही बात कर रहे हैं। ऐसे माहौल में हर दिन हमारी गहराई बढ़ती है और कोई ना कोई मुद्दा हमको छू जाता है जहाँ हम अपनी ज़िंदगी के सोच विचार को बदलने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक तो ये कहा, तो पूरे व्यक्ति से लेके पूरे विश्व में अव्यवस्था हमको स्वीकार नहीं है, एक बात। दूसरी बात ये कही कि यदि मेरे पास सॉल्यूशन है तो व्यक्ति से लेके विश्व की सारी व्यवस्थाओं को फिर मैं प्रॉब्लम के रूप में देखने की बजाय इवोल्यूशन की जर्नी के स्टेप के रूप में देखने लगता है। बहुत आराम मिलता है। कभी मैं इतना रिबेलियन था, मैं यार ये मानवता इतनी पीढ़ी का देवी देवता करते क्या है, ये देख देख के मजा लेते हैं क्या? भगवान इतना ताकतवर है तो ठीक क्यों नहीं करता है? एक व्यक्ति कैसे कष्ट पाता है, कैसे एक व्यक्ति सुसाइड करता है, कैसे मानवता सुसाइड करती है, इतने बड़े युद्ध होते हैं, महिलाओं के साथ क्या घटता है, पूरी प्रकृति के साथ क्या घटता है, क्या तमाशा है। धीरे से समझ में आया कि मानव में कल्पनाशीलता कर्म स्वतंत्रता है। मानव में कल्पनाशीलता कर्म स्वतंत्रता का मतलब है कि उसके पास समझने की ताकत है। समझने की ताकत का मतलब है कि वो सही के अर्थ में निष्कर्ष लेने की क्षमता रखता है। निष्कर्षों तक पहुंचने के लिए वो सम और विषम दोनों रेंज में घूम के आता है। किसी को लगता है मैं सो के ही देख लूं, कोई एक उम्र हमारी ऐसी गुजरती है जब हम 16 घंटे सो के ही देखते हैं, 10 घंटे सो के ही देखते हैं, फिर समझ में आ जाता है यार सोने से कुछ ज़्यादा निकल नहीं रहा है। किसी को लगता है पैसे में ही सुख मिलेगा, वो 10-20 साल पैसे में ही घुसाता है, वहाँ पहुँच के फिर लगता है कि नहीं, जिंदा रहने का सामान जीने के काम नहीं आता है।
वहाँ से एक अलग जर्नी शुरू करता है। इसका मतलब पूरी मानवता की जर्नी। एक बार आदरणीय नागराज जी के साथ एक व्यक्ति बैठ के बात कर रहे थे, कोई वो दुर्घटना की बात सुना रहे थे। आदरणीय नागराज जी ने कहा कि जो होता है अच्छा ही होता है। अब अपने दुकान खड़े हो, यार जो होता है अच्छा होता है, क्या मतलब हुआ? किसी का रेप हो गया, किसी का मर्डर हो गया, कोई बर्बाद हो गया, इसमें क्या अच्छा हो गया? तो वो तो चला गया। उनके जाने के बाद मैंने पूछा कि आप बोल रहे थे कि जो होता है अच्छा होता है, क्या दुर्घटनाएं अच्छी होती हैं? तो उन्होंने जो बात कही वो समझने लायक थी। उन्होंने कहा, देखो मानव का इस धरती पे होना और शरीर चलाने का एक ही मतलब है कि उसकी समझने की पूर्णता हो जाए, वो अस्तित्व जैसा है उसको वैसा समझ पाए। समझने की पूर्णता के लिए उसकी पात्रता विकसित होना जरूरी है। पात्रता विकसित होने के लिए उसके विचार का जागृत होना, उसके विचार में उसको विश्लेषण आना, उसको चीज़ों के सोच पाना जरूरी है। और सोच पाने के लिए मासिस की जब बात करेंगे, किसी प्लेनेट पे मानवता पहले से जागृत है, पैदा होने वाले बच्चे को समझदार माँ बाप, समझदार टीचर, समझदार परंपरा मिली है, तो अलग तरह की कहानी चलती है। जब कोई प्लेनेट पे भ्रमित माँ बाप, भ्रमित परंपरा, भ्रमित शिक्षा, भ्रमित व्यवस्था होती है, तो एक बच्चा जब जन्म लेता है तो अपने आसपास जो कुछ भी चल रहा है उसको सही मान के ही स्वीकार लेता है और उनमें से कोई सेट ऑफ हैबिट्स लेके आगे बढ़ जाता है। अब जब तक ये उसका हैबिट टूटेगा नहीं, वो उससे नया सोच नहीं पाता है। तो दुर्घटनाएं हमको सोचने पे मजबूर करती हैं। जिसने गलती किया वो भी सोचता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, जिसके साथ गलती हुई वो भी सोचता है कि मैंने उसको ऐसा क्यों करने दिया, या मैंने उसको क्यों नहीं रोका, या ऐसा क्यों घटा। गलतियों के समय में हम ज़्यादा गहरा सोचते हैं, करने वाला भी, जिसके साथ हुई वो भी। इस प्रोसेस में मानवता में गलतियों से मुक्त होने की और अपने विचार को और अधिक मैच्योर जगह में ले जाने की। देखो, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूरोप ने युद्ध से हाथ जोड़ लिया। उसको पता है कि युद्ध से कुछ नहीं निकलता है। बिजनेस कम्युनिटी को पता है झगड़ा करने से कुछ नहीं निकलता है, इसलिए बिजनेसमैन कभी भी झगड़ा नहीं करेगा। उसका पैसा मर गया तो भी इंतजार करेगा। आदमी पैसा नहीं देगा तो बिजनेस देगा, आज नहीं देगा तो कल देगा, लेकिन रिलेशन खराब नहीं करता है, क्योंकि उसको पता है, उसका एक निष्कर्ष आ गया है कि झगड़े से कुछ नहीं निकलता है। कोई कम्युनिटी ऐसी भी कम्युनिटी है भारत में, भिंड मुरैना के आसपास, जिनके यहाँ जिसने जितने ज़्यादा मर्डर और डकैती की है वो शादी करने की क्वालिफिकेशन है ना, वो डकैत कम्युनिटी है। तो उनके यहाँ एक यंग लड़का जितनी बड़ी डकैती और जितने मर्डर कर देगा वो उतना ही बड़ा हीरो कहलाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी परिवेश में जिस तरह की मान्यताएं हैं, उस तरह की मान्यताओं के साथ एक व्यक्ति कितना लंबा चल सकता है। आप सोच के देखें कि इतिहास में चंगेज खान जैसे लोगों ने कितना बड़ा लहू लुहान पूरी धरती पे किया है, वो अपने आप में एक सोचनीय घटना है। तो इसका मतलब है कि एक व्यक्ति जिस माइंडसेट के साथ हो जाता है, जिस कंडीशनिंग के साथ हो जाता है, जब तक उसकी वो कंडीशनिंग बदलती नहीं है। अशोका के युद्ध में फाइनली अशोका उस जगह में पहुंचे कि इस युद्ध से क्या निकला, और वहां से उन्होंने बुद्ध धर्म को अपनाया और बुद्ध धर्म का प्रचार किया। इसी तरह से हम सबके जीवन में भी घटने वाली तमाम घटनाएं हमको कोई पॉइंट पे सोचने के लिए मजबूर करती हैं, इससे क्या निकला, और वहाँ से हमारे सोचने की नई श्रृंखला शुरू होती है। तो शरीर मर गया, शरीर मरता ही है, उसका सदुपयोग करो तो भी मरता है, दुरुपयोग करो तो भी मरता है। लेकिन इस शरीर के माध्यम से हमारे सोचने की गति, समझने की गति सच्चाई की ओर चली गई तो शरीर का सदुपयोग है। अभी किसी परिवार में सामान्य जिंदगी चल रही है, कोई बहुत बड़ा झगड़ा नहीं होता है तो भी टाइम पास है, किसी के घर में झगड़ा होता है तो भी टाइम पास है, किसी का गरीबी में टाइम पास होता है, किसी का अमीरी में टाइम पास होता है, किसी का लंदन में टाइम पास होता है, किसी का गांव में टाइम पास होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है आपने क्या किया जिंदगी में, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि मैं सच्चाई के कितना नजदीक आ पाया और मैं सच्चाई से कितना दूर रह गया। जब मैंने इस शरीर यात्रा को चलाना शुरू किया था, उस समय मेरी स्टेट ऑफ माइंड, मेरी चेतना का स्तर क्या था, और जब मैं संसार से गया
तो उस समय मेरी चेतना के स्तर को मैं कितना आगे ले गया, मैं कितने भी कष्टों से गुजरा, मैं कितनी भी सफलता से गुजरा। क्या बोलते हैं, अंत भला तो सब भला। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? पैसा कम ज़्यादा होता है, उस समय में हम ज़्यादा सच्चाई के नज़दीक आते हैं, हम सोचने के लिए बाध्य होते हैं। तो दुर्घटना, आदरणीय नागराज जी के शब्दों में, नकारात्मक घटनाओं का उपकार भ्रम को समीक्षा करने के अर्थ में है। नकारात्मक घटनाओं का उपकार भ्रम को समीक्षित करने के अर्थ में है। जितनी भी नेगेटिव घटनाएं हमारे साथ घटती हैं, वो जो इल्यूजन है उसको समराइज करने के अर्थ में, कंक्लूड करने के अर्थ में उपयोगी है। हाँ जी, मेरी भाषा आप तक ना पहुंच रही हो तो कोई और बोल दो। नकारात्मक घटनाएं, नकारात्मक घटनाओं का उपकार भ्रम को समीक्षित करने के अर्थ में है। जितनी भी नेगेटिव घटनाएं घटती हैं, उनके माध्यम से जो हमारा अधूरापन है हम उसको कंक्लूड कर पाते हैं, अपने अधूरेपन को पहचान पाते हैं। अपने अधूरेपन को पहचानने के लिए नेगेटिव घटनाएं आवश्यक है। आजकल परिवारों में बच्चों का आना माँ बाप के उद्धार के लिए हुआ है, सुनते ही नहीं है ना। बाप बोलता है बाहर मेरी इतनी बड़ी ताकत है, इतने लोग मेरे को सुनते हैं, है ना। दिल्ली के प्रिंसिपल तो मेरे 4000 बच्चे मेरी सुनते हैं, इतने टीचर मेरी सुनते हैं, मेरा बेटा मेरी नहीं सुनता। कोई तो है जो आपको आईना दिखा देता है। इसलिए कहीं तो मैं सोचने के लिए बाध्य होता हूँ। मैं जब ये नौकरी वोकरी से थोड़ा सोच रहा था, तो मैंने 3 साल कंप्यूटर इंडस्ट्री में काम किया। तो मैं 25 साल की एज में मान लीजिए बच्चे का बाप बन गया, ये सब मैंने देख लिया। तो मैं सोचता था यार ये तो जिंदगी नहीं है, फिर जिंदगी कहाँ है। तो मेरे को सन्यासियों को देख के आकर्षण होता था। तो फिर मैं काम एक प्रयोग में किया करता था। रेलवे स्टेशन पे उस समय ट्रेनें लेट आया करती थी, स्टेशन पे कोई ना कोई सन्यासी बैठा दिख जाता है, पीले कपड़े वाला। तो मैंने तरीका अपना रखा था, 1 दर्जन केला खरीदा, महाराज को अर्पित किया, नमस्ते किया और दोस्ती शुरू। और धीरे से मेरा क्वेश्चन पूछ लेता था। मैं हर व्यक्ति से, हर सन्यासी से ये पूछना चाहता था कि भैया आखिर तो हर व्यक्ति किसी माँ से ही पैदा हुआ, किसी परिवार में ही पैदा हुआ। वो कौन सा क्षण था जो आप घर छोड़ के सन्यासी हो गए? मैं उस पॉइंट को पूछना चाहता था, क्यों हुए तुम सन्यासी? तो मेरे लिए भी आश्चर्यजनक बात निकली। जितने लोगों से मैंने बात किया, मैक्सिमम ने बोला अपने घर में क्लेश से तंग आके एक दिन घर छोड़ के निकल आए। तो बहुत सारे लोग यहाँ भी हैं जो भावी सन्यासी हो जाते यदि शिविर में ना। और कोई सन्यासी घर वाले बन जाते। हाँ, हमने ऐसा भी देखा। 12-12 साल बौद्ध सन्यास लिए हुए लोगों ने शादियां की, जैन सन्यासी वापस आए। ऐसा भी हमने तमाम शिविरों में देखा। ठीक। और ऐसी तो संख्या बहुत लोगों की है जिनको शादी को लेकर कंफ्यूजन था, उनका कंफ्यूजन ठीक हुए, आज वो शानदार शादियों के साथ में जी रहे। होता है। कहाँ पहुंचे? तो जितनी भी नेगेटिव घटनाएं हैं वो 3 ही प्रकार की है। शरीर कम ज्यादा होता है, पैसा कम ज्यादा होता है, मान सम्मान कम ज्यादा होता है। ये तीनों घटनाओं में लर्निंग सबसे अधिक होती है। इसलिए मेरी विशेष रूप से जब 91 के आसपास घटना घटी, मेरा एक ऑपरेशन हुआ पेट का, और जब मैं 3 महीने बेड में रहा, जब मैं उठा तो मैं वो आदमी नहीं था जो मैं बेड पे गया था। तब से मेरी आस्था बन गई, शरीर का कष्ट आएगा तो कुछ देने के लिए आता है, ऐसा मेरी आस्था बनी गई। तो जब ये हार्ट अटैक आया, उसके साल भर पहले से मैं सोच रहा था कि एक पुश और मिल जाए। वो रॉकेट उठता है ना, वो ग्रेविटेशन से बाहर जाने के लिए उसको धक्का की जरूरत होती है।
ये सारी चीज़ें संसार की हमको रोके रहती हैं, आहार निद्रा भय प्रजनन, है ना, और ये रूप बल धन पद ऐसे पकड़ के रखते हैं। एक झटके की जरूरत होती, तो एक झटका 91 में लगा तो थोड़े से पार हो गए, फिर भी कुछ माल बचा हुआ था, तो मैंने कहा यार एक झटका और दे दो। ऊपर वाले दोस्त अच्छे ही हैं। ऊपर वाले सजेशन पहले से ठीक है। तो शानदार झटका मिला और शानदार उपलब्धि हुई, हैप्पी हार्ट अटैक। मेरे लिए वो हैप्पी था। ऐसा हार्ट अटैक फिर से आए, मैं स्वागत करूँ, कोई दिक्कत नहीं। वो देखो इमोशनल बात नहीं कर रहा है। फाइनली शरीर एक दिन जाना है, शरीर जाने के पहले मैं जिंदा हो जाऊं तो शरीर यात्रा सफल। बोले ऑर्गेनिक खाऊंगा तो तुम 5 साल ज्यादा जीके करोगे क्या? बहुत दंड बैठक लगाता है, मैं तुम करोगे क्या? बेकार लोगों को परेशान, भ्रमित लोगों का बीमार रहना ठीक है, दूसरे लोगों को तंग नहीं करेगा। यदि भ्रमित आदमी स्वस्थ रहेगा तो सबको तंग करेगा, तो भ्रमित आदमी थोड़ा बीमार भी रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। समझदार लोगों का स्वस्थ रहना जरूरी है। कैसा लगता है? देखो बीच बीच में कुछ मजाक भी, तो कहां पहुंच गए? तो मेरे सुखी होने का मतलब है, एक मैकेनिक का कॉन्फिडेंस है कि गाड़ी कैसी भी ले आओ मैं ठीक कर दूंगा। एक मानव का कॉन्फिडेंस है कोई भी परिस्थिति होगी मैं निपट लूंगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि मेरे शरीर के लिए दूसरा व्यक्ति डॉक्टर हो सकता है, लेकिन मैं अपने शरीर के साथ ठीक बिहेव करूं, इतना तो मेरी जरूरत है। लेकिन फाइनली ये समझ में आया कि एक मानव के लिए उसके मन का डॉक्टर दूसरा नहीं हो सकता, क्योंकि हर समय मुझको कोई निर्णय लेना है, हर समय मैं किसी भाव और विचार की धारा से गुजरता हूं, तो मेरे भाव और विचार का डॉक्टर मुझी को होना है, इसमें कोई ऑप्शन मेरे पास नहीं है। और मेरा मन समझ में आ गया तो मेरे परिवार का भी आ गया, तो समाज का भी आ गया। एक जड़ परमाणु समझ में आया तो पूरा जड़ संसार समझ में आ गया। एक कोशिका समझ में आ गई तो पूरा प्राण संसार समझ में आ गया। एक मैं समझ में आ गया तो सारी धरती के लोग समझ में आ गए। लंबा चौड़ा मामला नहीं, केवल 3 चीजें ही समझना है। तो इस रूप में हमने देखा कि मैं सुखी होना चाहता हूं, उसका एक ही मतलब है कि मैं व्यवस्था को समझना है। व्यवस्था को कहाँ समझना है, तो व्यवस्था को कहाँ समझना है, तो उसके लिए बोला कि मानव में व्यवस्था को समझना। मानव में व्यवस्था समझ में आ जाए तो प्रकृति में, फिर ये मानव आया कहाँ से? प्रकृति में व्यवस्था को समझना। प्रकृति में मतलब ये हो गया संसार में, संसार क्या है, मैं क्या हूँ, फिर करना क्या है। करने का मतलब है कि परिवार में जीने का स्वरूप कैसा होगा और समाज में जीने का स्वरूप कैसा है, ये उसका मैनिफेस्टेशन है। तो इसका नाम समझ है, इसका नाम जीने का प्रमाण है। इतना का कोई कंफ्यूजन हो तो बोलिए। हाँ जी, माइक। तो ये स्वयं के लिए उपयोगिता का नाम समाधान है। उपयोगिता क्या चीज हुई? मेरा खुद की जिंदगी में क्या योगदान है? जैसे इस पेन की उपयोगिता क्या है? लिखना। तो मेरी उपयोगिता मेरे लिए क्या है? तो मेरी उपयोगिता ये है कि मुझको सुख की तलाश है और मैं समझने से सुखी होता हूं। तो समझने से मैं सुखी हो जाऊं, ये मेरी खुद के लिए उपयोगिता है। मेरा खुश रहना मेरी जिम्मेदारी। तो मैं तभी ये बात को सच है ऐसा मान पाऊंगा जब मुझे लगता है कि मैं खुद को समझने में खुद की मदद कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स। और जो खुद की मदद नहीं कर सकता वो किसी की मदद नहीं कर सकता। रो सकता है दूसरे के साथ, मदद नहीं कर सकता। इसलिए हम सब मिलके परिवार के लोग झगड़ा होता है तो रो लेते हैं, फिर दोबारा वही झगड़ा होता है। तो मुझे मेरी उपयोगिता स्वयं में तो जाननी है, पर मेरी उपयोगिता परिवार में है वो भी जाननी है। समाज में क्या? समाज में मेरा परिवार है, बस ये बात ध्यान रखनी है। पहले परिवार में जिएंगे, फिर समाज को देखेंगे। ऐसा है। परिवार में आपके विचार कोई सुनेगा नहीं,
परिवार में आचरण का शिविर चलता है, समाज में विचार का शिविर चलता है। पहले विचार आएगा कि आचरण आएगा? विचार आएगा। तो पहले समाज में चलोगे कि परिवार में चलोगे? समाज में चलोगे। जब एक बढ़िया सूत्र है कि जब आदमी अपने, देखो सूत्र ये कहता है कि सुना हुआ सुनाने के काम आता है, समझा हुआ जीने के काम आता है। सुना हुआ सुनाने के काम आता है, समझा हुआ जीने के काम आता है। और दूसरा नियम ये कहता है कि इस सृष्टि में जो कुछ भी बढ़िया होता है वो तृप्ति पूर्वक होता है, वो स्ट्रगल के साथ नहीं होता है। उदास मन से कुछ भी अच्छा नहीं होता है, खुश मन से ही कुछ अच्छा होता है। इसका मतलब हुआ कि मेरी खुशी कब आएगी? मैं सुने हुए को सुना पाता हूं तो सुनने का प्रमाण मिल जाता है, सुनने की तृप्ति आ जाती है। जैसे मान लो उस दिन वो भाई ने अपनी बात, क्या नाम तुम्हारा? कौशल ने समराइज किया। कौशल ने जैसा समराइज किया उसको सबने अप्रिशिएट किया। आज वो मेरे से आगे चर्चा कर रहा था कि सब मेरे को जितनी इज्जत दे रहे हैं मैं उतना बड़ा नहीं हूं। मैं बोली जब नहीं हो तो भैया उस लायक बनो, उसके लिए मेहनत करो। तो लोगों ने मान लिया यार तुम काफी आगे हो, और आपको पता है कि आप उतने आगे नहीं हो, तो आप ये भी बोलने की जरूरत नहीं है कि मैं उतना आगे नहीं हूं। जितना लोग अपेक्षा कर रहे हैं उस अपेक्षा पे खरे उतरने के लिए क्या करना है, अपने एफर्ट्स को बढ़ाया जाए। समझने की दिशा में, समझने की दिशा में। जी हाँ जी, और कुछ? और कुछ? हाँ जी, पीछे एक मिनट में जिएंगे फिर समाज को देखेंगे, ऐसा होता नहीं। हाँ, मैं इस बात को जानबूझ के बोलता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों ने शिविरों के बाद में ये मान लिया कि वो समझदारी का सर्टिफिकेट पत्नी देगी, और उस चक्कर में बेचारे बहुत परेशान हुए हैं। भाई जिसको खुद समझ रही हैं वो हमारे समझने का प्रमाण नहीं देगा। तो इसका मतलब है कि प्रमाण दूसरे व्यक्ति से नहीं होता है, प्रमाण तो स्वयं में होता है, निरंतर सुखी रहने से। पहले अपनी समझ का प्रमाण होता है। यदि हम शिविर करेंगे और मान लो अध्ययन के सत्रों में भी जा रहे हैं, पहले वो मेमोरी में इंस्टॉल होगा कि पहले वो अनुभव हो जाएगा? पहले वो विचार नहीं आएगा। कोई चीज विचार में आएगी तो आपके विचार को शेयर करने की योग्यता है कि आपके आचरण पूर्वक जीने की योग्यता है? शेयर करने की योग्यता है। घर में लोग आपकी शेयरिंग सुनना चाहते हैं कि आपका आचरण देखना चाहते हैं? आचरण देखना चाहते हैं। इसलिए पहले हम कहाँ चलेंगे? इसलिए शेयर करने चलेंगे। इसलिए शिविर करने के बाद में दूसरे लोगों को शिविर के लिए कनेक्ट करना, ये आपकी जागृति के लिए आपकी आवश्यकता है। इसलिए हर व्यक्ति 10 परिवारों को जब तक कनेक्ट नहीं करेगा, मिनिमम 10, 100 कर सकें बहुत अच्छा, 1000 कर सकें और अच्छा, 10,000 कर सकें और अच्छा। लेकिन जब आप किसी को जाओगे कि यार ये बहुत अच्छी चीज है, 7 दिन इसमें लगता है, पूछेगा तुमको क्या मिला, क्या है जीवन विद्या? जब आप बताना शुरू करते हो तो आप बता नहीं पाते हो। आपको लगता है यार मैं तो बता नहीं पा रहा हूँ तो 4 बार और देखो शिविर, फिर से शिविर में जाओ। जब तक आवश्यकता से उपलब्धि है, जब तक आवश्यकता और मानव को मानव के सामने फेल होना कभी स्वीकार नहीं है। मानव को मानव के सामने फेल होना स्वीकार नहीं है। मैं किसी को शिविर के लिए आमंत्रित करने गया, उसने मेरे को पूछ दिया कि जीवन विद्या क्या है और मैं नहीं बता पाया, ये मेरे को स्वीकार नहीं होता। तो इसका मतलब है कि मेरी आवश्यकता बन गई। आवश्यकता बन गई तो आप अपनी तैयारी और करो। अब आप 10 लोगों को शिविर में ले गए, 10 लोगों को शिविर में ले गए तो लौट के उनको आगे बढ़ाने की आपकी आवश्यकता है, तो फिर आप और अध्ययन करो। इसका मतलब है कि जितना आप लोगों को समझदारी के लिए पुश करते हो, बाय डिफॉल्ट उनसे आगे चलने की आपकी रिक्वायरमेंट बन जाती है। ये सामाजिकता का दबाव, सामाजिकता का प्रभाव से हम आगे बढ़ते हैं। मासिस की बात करेंगे तो किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहे। लोगों ने तय कर लिया कि नहीं, पहले तो हम परिवार में प्रमाणित करेंगे। अरे प्रमाणित तो अनुभव होगा, वो तो अभी हुआ नहीं है। तो पहले हम सुनाने की तृप्ति को पाते हैं। सुनाने की तृप्ति का मतलब है कि लोग हमारे बोलने से शिविरों के लिए मूव, अध्ययन के लिए मूव होना शुरू हो जाते हैं। ये अध्ययन के लिए मूव होते हैं तो वो अध्ययन करके आते हैं, तो उनको अध्ययन कराने में फिर हमारा अध्ययन भी होता है। इस तरह से कोई दिन हम परिवार में आचरण के लायक भी हो जाते हैं। तो समाज से हम परिवार में आएंगे और फिर परिवार से भी समाज में जाएंगे, दोनों साथ साथ ही है। इसलिए मैं कहता हूँ आइदर और नहीं है। ये जो बात कही जा रही है कि पहले हम परिवार में प्रमाणित करेंगे फिर हम समाज में जाएंगे,
ये उस समय की बात है जब धरती पे जागृति की परंपरा होगी, पूरी एजुकेशन में समझदारी आ जाएगी, 18 साल का लड़का समझदार हो जाएगा, उसके बाद ही वो नेचुरली शादी करेगा, उसके बाद वो परिवार में ही समाधान समृद्धि को प्रमाणित करेगा और नेचुरली उसके बाद वो समाज में जाएगा। अभी हमको 50 में तो शिविर मिल रहा है, सही, वो आखिरी स्टेज साथ साथ ही चलेगा। हम ये भी एक सोचने की बात है कि अभी हमारा प्राइम टाइम परिवार में गुजर रहा है कि प्राइम टाइम समाज में गुजरता है। सुबह 9 बजे नाश्ता करके निकल गए, रात को 9 बजे घर आए, तो हमारा प्राइम टाइम उन लोगों के साथ गुजर रहा है जो हमारे ब्लड रिलेशन में नहीं है, संबंध में नहीं। तो इसका अर्थ है हम आज जिंदा हैं क्योंकि हम दूसरों के जिंदा रहने में सहयोगी हैं। तो जिंदा रहने में सहयोगी हैं इसलिए हम जिंदा हैं, दूसरों के जीने में सहयोगी होंगे तो हम जिएंगे। उसमें परिवार समाज भी, जब समाज कह रहे हैं तो मेरा परिवार उसमें शामिल है। मैं कह पाया? जी। परिवार की उपयोगिता भी होती है क्या? जैसे मानव की उपयोगिता है, वैसे परिवार की उपयोगिता अलग है या कैसे? क्या? परिवार की उपयोगिता समाज में है। परिवार उपयोगिता मतलब आचरण, पेन की उपयोगिता पेन का आचरण, परिवार की उपयोगिता परिवार का आचरण। परिवार का मिलके ये आचरण है कि वो समाज में कुछ ऐसा कंट्रीब्यूट करता है जिसकी वजह से समाज भयमुक्त होता है। तो समाज के भयमुक्त होने के अर्थ में परिवार का आचरण है। फिर हम दूसरों को समझदारी के साथ साथ जॉब भी क्रिएट करते हैं, तो समाज में सभी लोग भयमुक्त होने लगते हैं कि ना स्किल की कमी है, ना जॉब की कमी है, अवसर की कमी किसी के लिए नहीं है, हर एक की योग्यता के अनुसार अवसर उपलब्ध है। इसका नाम व्यवस्था। और ये समाज में परिवार जो आप बोल रहे हैं, तो इसमें कैसे समझे इसको? थोड़ा सा ऐसे समझो कि यदि आप शिविर करके गए तो आपके परिवार को बोलोगे कि शिविर करो, हो सकता है कोई सुनेगा कोई नहीं सुनेगा, हो सकता है आपके परिवेश के लोग में से 4 लोग सुन लेंगे। जब वो 4 लोग शिविर करके जाएंगे और वो आपके परिवार को बोलेंगे तो परिवार वाले भी तैयार हो जाएंगे। हाँ, ऐसे समझो, वो जल्दी होगा। हाँ, नहीं फिर भी ये तो कभी कभी सीधा भी हो जाएगा, कभी कभी ऐसा भी हो जाएगा, तो दोनों ऑप्शन को इक्वल में रखा जाए। हाँ, ये भी फिर भी मेरे को थोड़ा सा सेल्फ सेंट्रिक लग रहा है, लेकिन आपका कहने का उद्देश्य ऐसा कुछ तो अलग लग रहा था मेरे को कि परिवार में समाज मतलब थिंकिंग का एक जो प्रोसेस है ना, चेंज करने का कुछ तो बता रहे थे, ऐसा मेरे को लग रहा था। अभी भी मैं तो कह रहा हूँ आज की डेट में जब हम अपने आप को शरीर मान के जीते हैं तो भी हमारा प्राइम टाइम समाज में ही गुजरता है, ठीक। और घर में जो लोग हैं, हमारे घर में जो लोग हैं जो घर को संभाले हुए हैं, वो उन लोगों के लिए सेवा का अवसर बनाए हुए हैं जो समाज में काम कर रहे हैं। कि कुछ लोग नौकरी करने जा रहे हैं या किसी व्यवसाय को चला रहे हैं। घर के लोग क्या कर रहे हैं? वो जो बाहर जा रहे हैं वो रात को आते हैं, खाना खाते हैं, सोते हैं, सुबह फिर निकल जाते हैं और घर की व्यवस्था बनी रहती है। फिर वो घर में कुछ नए बच्चे पैदा हो जाते हैं ताकि कल को ये भी कमाने जाएंगे, तो जो अभी कमा रहे हैं उनके लिए व्यवस्था बनी रहे, कल नए कमाने वाले लोग तैयार होते रहे उनके लिए व्यवस्था बनी रहे। अभी भी हमारा परिवार समाज में दूसरों के जिंदा रहने के अर्थ में चलने वाली व्यवस्था है। तो ऐसे मैं इस लाइन को कंक्लूड करूँ क्या कि मैं पहले समाज को कंसिडर नहीं करता था, हाँ, तो मेरा ग्रोथ होगा नहीं, तो मुझे समाज को कंसिडर करना ही होगा क्योंकि मैं समाज में ही हूँ। परिवार में, समाज में मेरा परिवार। पता नहीं मैं जो भाव कहना चाहता हूँ आप तक कितना पहुँचता है कि नहीं पहुँचता, क्योंकि पता है तुम क्या बोलोगे पहले से ही पता है। लेकिन जब घर में दूसरा परिवार आके बैठता है तो हमारा परिवार भी उनके साथ बैठ के बढ़िया चर्चा कर पाता है। इसलिए परस्परता में अध्ययन है जी। बढ़िया, हाँ जी, हाँ शेयरिंग। अच्छा, क्योंकि हम लगे हैं इसको परिवार में फैलाने में, तो सोम भैया जो बोल रहे हैं तो मुझे ऐसा ध्यान जा रहा है, अगर अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था की बात करते हैं या पूरे परिवार की बात करते हैं तो कुछ चीज़ हमें अच्छी मिल गई तो बांटेंगे ही परिवार में। मेरे इमीडिएटली परिवार जिसको बोलते हैं वो सुने ना सुने, उसका मतलब थोड़ी है कि जो अच्छी चीज़ मिल गई है बांटना बंद कर दे। मेरे परिवार में किसी को डायबिटीज है, मैं मिठाई बांटना चाहता हूँ, वो ना कहे तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि पड़ोसी में ना दूँ।
तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरे समाज की गतिविधियों से हमें बहुत कुछ जिंदा रहने में भी मिला और अभी जीने की भी जो यात्रा हो रही है, जैसे किसी ने पहला शिविर ऑर्गेनाइज किया तो मुझे मिला, तो ज्ञान की जर्नी में भी कितने लोग लगे हैं तब जाके मेरे पास ही आए। ये भी ठीक है, किसी ने शिविर ऑर्गेनाइज किया था तो मुझको मिला। तो अभी मेरा ये इमीडिएट फर्स्ट तो बनता ही है कि मेरे पास जो अच्छे बिंदु मिले हैं मैं दूसरों को बताऊं। और मैं इसको बहुत अप्रिशिएट करना चाहता हूँ, शिविर को प्रबोधित करने के साथ साथ शिविर को ऑर्गेनाइज करना प्रबोधन से बड़ी घटना है। आज किसी को 7 दिन के लिए ला पाना ये आसान नहीं है, जब मीडिया पे तमाम चीज़ों पे इतना कुछ सुनने को उपलब्ध है। भैया कोई कहेगा तुम 7 दिन को मेरे को ले जाके क्या सुनवा दोगे यार, सारे तो महान लोग बैठे हैं यूट्यूब पे, इससे महान तुम कहाँ से ला दोगे? कौन सा तुम्हारा ऐसा महान आदमी है जो यूट्यूब पे ना उपलब्ध हो मेरे को? तो आज किसी का फिजिकल टाइम निकाल पाना ये आसान नहीं रहता। फिर भी आप ऐसा शिविर ऑर्गेनाइज कर पाते हो, इसके लिए आपको साधुवाद है, गोविंद भाई को साधुवाद है। इस शिविर को ऑर्गेनाइज करने में जितने लोग लगे हैं सबके लिए जोरदार ताली। वाकई में मुश्किल काम है, तो शिविर में कोई एक व्यक्ति प्रभु से बड़ी घटना है, ये हम सबको स्वीकार होगा और इसका हम और उसमें हम सभी शामिल हैं। आज हम सभी उसके ऑर्गेनाइजर हैं, परिपूर्णता से और पूरे सुविधा से। जी जी बढ़िया। ब्रेक करना तो मेरी तरफ से ये दूसरा पार्ट पूरा हुआ। तो हमने चर्चा किया कि सुख क्या है और फाइनली सुखी होने के लिए सिलेबस निकला कि फाइनली व्यवस्था को समझना है, मानव में व्यवस्था को समझना है, प्रकृति में व्यवस्था को समझना है। समझ आने का मतलब परिवार, उस समझ के साथ हम परिवार और समाज में जीते हैं। समझ आने भर से चाहे परिवार में आज प्रॉब्लम है, चाहे संसार में आज प्रॉब्लम है, लेकिन मेरे पास सॉल्यूशन होते हैं, तो समस्याओं के रहते हुए भी मेरे को प्रॉब्लम से घबराहट नहीं होती है और मुझको पता है कि सॉल्यूशन कैसे काम करता है। फिर चाहे उसमें 25 साल लगे और 50 साल लगे, हम अपनी यात्रा के साथ चलते जाते हैं। तो संसार में आज सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरे परिवार में आज सब कुछ ठीक हो जाएगा, बेशक ऐसा नहीं है, लेकिन मुझको भरोसा हो जाता है अध्ययन करने से हर मानव स्वनियंत्रित होता है और वो सही आचरण के साथ चलता है। क्या फर्क पड़ता है हजारों साल की यात्रा में, इसमें 25 साल और भी लग जाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे।